हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं मादक द्रव्य व्यसन इस टॉपिक को ले रही हूँ और इसमें ये थर्ड पार्ट है। इसमें है मद्यपान। मद्यपान किसे कहते हैं? जो नशीले पेय पदार्थ होते हैं उनका जो व्यक्ति सेवन करता है उसको मद्यपान कहा जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सारे देशों में नशीली वस्तुओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते चले आ रहे हैं और सरकार का भी ये आय का प्रमुख साधन है। सबसे ज़्यादा टैक्स इन्हीं पदार्थों पर सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो इसलिए सरकार की भी इससे बहुत ज़्यादा इनकम होती है। और प्राचीन काल से ही ये शराब का या नशीले पदार्थों का सेवन बराबर चला आ रहा है। आर्य लोग सोमरस का पान किया करते थे। राजा महाराजा लोग नशीली चीज़ों को का सेवन किया करते थे या शराब को पिया करते थे और मुग़ल काल से ये चला आ रहा है। इसमें जो है ये जो है वो विभिन्न त्योहारों पर, उत्सवों पर, अतिथि सत्कार पर, विभिन्न अवसरों पर इसका लोग सेवन किया करते हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर लोग भी दवाइयों में इसको मिलाते हैं या फिर दवा के रूप में इसका सेवन करने के लिए कुछ बीमारियों में बताते हैं। ये जो है वो प्रमुख रूप से थकान दूर करने या दिमाग को संतुलित करने या किसी समस्या से शांति पाने का एक तरीका होता है। एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में प्रतिदिन शराब का प्रयोग जो है वो नियंत्रित रूप से किया जाता है तो वह बुराई नहीं होती है, लेकिन जब इसका प्रयोग लोग अनियंत्रित रूप से करने लगते हैं तो यही जो है वो एक सामाजिक बुराई बन जाती है। अब आता है कि मद्यपान का अर्थ। सामान्यतः मदिरा का सेवन करना ही मद्यपान है और जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है वो मद्य सेवी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन फेयर चाइल्ड के अनुसार शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है। अब आता है कि शराब लोग क्यों पीते हैं। बहुत से कारण ऐसे हैं जिनके कारण लोग जो है वो शराब का सेवन किया करते हैं। शराब एक दवा के रूप में डॉक्टर लोग बताते हैं कि अगर एक लिमिट में शराब का सेवन किया जाए या एक अच्छी क्वालिटी की शराब का सेवन किया जाए तो वो दवा का काम करती है। अज्ञानता के कारण बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होता है, इसलिए लोग शराब पीने लगते हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, लोग गरीब प्रवृत्ति के हैं, गरीब लोग हैं और वो धनवानों की तुलना में उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, तो इन परिस्थितियों से जूझने के लिए या फिर अपने दुख को भुलाने के लिए भी लोग शराब का प्रयोग करने लगते हैं। फैशन के रूप में भी आज शराब का प्रयोग किया जा रहा है। मेहमानों के आगमन पर, मित्रों के साथ कोई कार्यक्रम करने पर विभिन्न तरीके से शराब का प्रयोग किया जाता है। वंशानुगत स्नायु वेग कमजोरी, कुछ लोगों की वंशानुगत स्नायु वेग कमजोरी होती है जिसके कारण भी लोग जो हैं वो शराब पीने लगते हैं। मित्रता एवं आमोद प्रमोद, मित्रता में या बहुत ज़्यादा खुशी अगर किसी चीज़ से मिल जाती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपत्ति के कारण बहुत सारी परेशानियां अगर आ जाती हैं, कोई परेशानी व्यक्ति के जीवन में अचानक आ जाती है तो भी लोग शराब पीने लगते हैं। सामाजिक अपर्याप्तता, मित्रों में संघर्ष, पति पत्नी में संघर्ष या घर में कोई कलह है या प्रेम में असफलता पाना है, अधिक काम, ये भी सारे कारण होते हैं सामाजिक रूप से। और व्यवसाय और व्यापार में भी लोग शराब पीने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ हो गया या बहुत ज़्यादा हानि हो गई। तो गंदी बस्ती और मनोरंजन के अभाव के कारण, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, उन्हें शुद्ध मनोरंजन नहीं मिल रहा है तो भी लोग शराब का सेवन करने लगते हैं। और संगति का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है व्यक्ति पर। यदि व्यक्ति साथ वाला व्यक्ति शराब पीने वाला है तो भी दूसरा व्यक्ति शराब पीने लगता है।
मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं बहुत से, जैसे मानसिक परिस्थितियाँ, जैसे तनाव हो गया, या संघर्ष, असुरक्षा की भावना, हीनता की भावना। इस प्रकार की जब भावनाएं आने लगती हैं व्यक्ति के मन में, तो भी वो शराब का सेवन करने लगता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास जब होने लगता है, जब स्वच्छंदता, मनमानी एवं उच्च श्रृंखलता में वृद्धि होती है। अश्लील साहित्य, सिनेमा, पत्र पत्रिकाओं, व्यापारिक मनोरंजन में नैतिक एवं परंपरागत मूल्यों को तिलांजलि दे दी गई है। यौन स्वच्छंदता में वृद्धि हुई है। ये सारी प्रवृत्तियाँ शराब प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। राजनीतिक कारण भी होते हैं। राजनीति में भी नेता लोग जो है वो शराब से एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत से व्यक्तिगत कारण भी हैं, जैसे सट्टेबाजी में हारना, दुकान का दिवालिया हो जाना, तिरस्कार हो गया, किसी व्यक्ति को तिरस्कार कर दिया गया, थकावट, तनाव, संघर्ष, ये सारे बहुत से ऐसे कारण होते हैं। या कोई भी घरेलू कष्ट है तो भी लोग शराब पीने लगते हैं। अतिथि सत्कार में, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी, समाज में अपने को ऊंचा दिखाने के लिए भी लोग इसका सेवन करने लगे। सेना एवं युद्ध में लड़ाई के लिए प्रोत्साहित होने के लिए भी लोग शराब का सेवन करते हैं। कठोर श्रम, जब व्यक्ति कठोर श्रम करता है, थकान उसके शरीर में हो जाती है, तो वो शराब पी करके सो जाता है, आराम मिलता है उसे। एकाकीपन, अगर व्यक्ति एकाकी अकेला है तो भी वो शराब का सहारा लेने लगता है। तो इस तरीके से बहुत से कारण हैं जो व्यक्ति को शराब लेने के लिए मजबूर करते हैं। फिर है शराब प्रवृत्ति के दुष्प्रभाव। शराब की जो प्रवृत्ति है इसका फ़ायदा कम है, फ़ायदा तो कोई भी नहीं है वैसे देखा जाए, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। जैसे आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति को हमेशा हानि ही होती है। और जैसे जहरीली शराब कभी बन जाती है तो उससे जो है वो हज़ारों लाखों व्यक्ति एक साथ मरने लगते हैं। और इसके बाद आता है मद्यपान निवारण के उपाय। मद्यपान निवारण में जितने भी कारण हैं शराब को पीने के, उन कारणों को व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से यदि उनको दूर कर दिया जाए तो इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानून द्वारा पूर्ण नशाबंदी कर दी जाए तो भी शराब को रोका जा सकता है और उसका लोग कठोरता से पालन करें। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे होटलों, रेस्तरां में शराब दी जाती है उसको रोका जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। नशा निषेध विभाग में ऐसे व्यक्ति को ना रखा जाए जो शराब पीने वाले हों, और शराब पीने वालों को लाइसेंस ना दिया जाए वाहन चलाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, उन पर यदि ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि यदि व्यक्ति अपने मन से मानसिक रूप से स्वयं सोचे कि वास्तव में ये एक बुरी आदत है और इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, तो ये जो है बुराई दूर हो सकती है। इसके बाद है भारत में मद्यपान और उसकी रोकथाम। भारत में इसकी रोकथाम के लिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में मद्य निषेध को प्रमुख स्थान दिया था। 1920-21 तथा 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में मद्य निषेध एक प्रमुख मुद्दा था। गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरने दिए। आज भी गांव में अगर आप चले जाइए तो अगर गांव में कोई ठेका खुलता है, कोई दुकान खुलती है, तो महिलाएं उसके लिए पूर्ण रूप से जागरूक रहती हैं और उसको रोकती हैं। इसलिए महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। और भी महात्मा गांधी ने इसके विषय में कहा था कि मुझे संपूर्ण भारत का यदि 1 घंटे के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं बिना किसी छूट के पहला कार्य शराब की सभी दुकानों को बंद करवाने का काम करूँगा। महात्मा गांधी जी बहुत इसके खिलाफ थे। इसके बाद 16 दिसंबर 1954 में योजना आयोग ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री मन्ना नारायण की अध्यक्षता में नशा निषेध जांच समिति गठित की। इस तरीके से बहुत से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए भी गए हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से लागू होना और ख़ास तौर से व्यक्ति के द्वारा स्वयं सोचना कि ये जो है वो केवल बुराई की जड़ है, इसमें अच्छाई कोई भी नहीं है।
अतः इसको इस तरीके से व्यक्ति अपने मन से सोच समझ करके इससे दूर रह सकता है। थैंक यू।